मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम ऑडिट प्रोग्राम्स का चैप्टर जो है डिस्कस कर रहे हैं और ये अभी कंटिन्यूड है। तो सबसे पहले कि ऑडिट प्रोग्राम को हम थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। Audit programs are the audit procedures that are carried out by the audit team to achieve the audit objective. अब देखें कि जो ऑडिट है या ऑडिटिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To enable the auditor to give an independent and professional opinion whether or not the financial statements of the client give true and fair view of the state of affairs for the period under review. जो कि ऑडिट की जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होती है दैट इज़ ऑलवेज वेरी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एफिशिएंसी एंड ऑडिट इफेक्टिवनेस। नेचर क्या होती है, टाइमिंग क्या होती है, एक्सटेंट क्या होती है। नेचर ये है कि आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स आपने अप्लाई करने हैं। टाइमिंग ये है कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को कब अप्लाई करना है। और एक्सटेंड जो है कि आपने किस हद तक ऑडिट प्रोसीजर्स को किसी भी हेड ऑफ अकाउंट के ऊपर अप्लाई करना है। हमने स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस पे ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है या हमने एक लार्जर नंबर ऑफ जो है पॉपुलेशन पे हमने ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। अब जो ऑडिट प्रोग्राम जो भी हम बनाएंगे किसी भी हेड ऑफ अकाउंट के लिए वो हमें फैसिलिटेट करता है, वो हमें बेनिफिट करता है। ऑडिट प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है कि ऑल इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ ऑडिट आर कवर्ड। सेकंड, इसमें एक बेनिफिट होता है कि एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग ऑडिट टीम अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज। ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं हेल्प आउट करते हैं कि हर बंदे की या आपकी ऑडिट टीम की हर इंटर्नी की अपनी कुछ एक्सपर्टीज होंगी। हम काम को एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑडिट टीम एक्सपर्टीज। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम जो होते हैं दैट गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑडिटिंग कि आपने काम कब करना है, कैसे करना है। उसके बाद एक इसका बेनिफिट ये भी है कि जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं दैट रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिगार्ड टू स्कोप ऑफ वर्क्स। ठीक है कि आपके काम को कभी भी जो है लिमिट नहीं किया जा सकता। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं वो हमें कीप इन्फॉर्मिंग अबाउट स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क। हम आज ऑडिट की किस स्टेज पे खड़े हैं आफ्टर 2 वीक्स ऑफ ऑडिट वंस इट स्टार्टेड। हम ये देख सकते हैं कि हम आज ऑडिट की किस स्टेज पे खड़े हैं, स्टेजेस इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। ऑडिट प्रोग्राम का एक बेनिफिट ये भी होता है कि हमारा ऑडिट टीम का जो भी काम होता है दैट कैन बी रिव्यूड बाय द ऑडिट सुपरवाइजर। और एक सबसे एक बड़ा एक एडवांटेज ऑडिट प्रोग्राम्स का ये होता है कि वंस अगर हम अपने ऑडिट प्रोग्राम के मतलब काम करते हैं, अगर हम अपनी चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं किसी भी हेड ऑफ अकाउंट को, तो दैट चेकलिस्ट या दैट ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं वो दैट बिकम आवर ऑडिट वर्किंग पेपर एंड वर्क एज एन ऑडिट एविडेंस कि हमने अपना काम जो है एसओपीज के तहत किया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्लाइंट जो है कल को हम पे सू कर देता है, ऑडिट फर्म के ऊपर सू कर देता है कि आपने अपना काम नेग्लिजेंस के साथ किया है, जिसकी वजह से हमारे जो इन्वेस्टर्स का जो है कॉन्फिडेंस वो शेक हो गया है, तो वो जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं या ऑडिट प्रोसीजर जो हमने कैरी आउट किए होते हैं वो इस बात का सबूत होते हैं कि हमने अपना तमाम काम जो है एसओपीज के साथ किया है और जिम्मेदारी के साथ किया है और इसमें नेग्लिजेंस का कोई पार्ट नहीं है। आज का जो हमारा ऑडिट वर्किंग प्रोग्राम है, आज जो हमने ऑडिट प्रोग्राम इसको डिस्कस करना है वो है स्टॉक्स के साथ या वर्क इन प्रोग्रेस के साथ। तो स्टॉक्स को हम कैसे करते हैं, जो है ऑडिट प्रोग्राम कैसे हम डिजाइन करना है और वो क्या कहाँ कहाँ हमें फैसिलिटेट करेगा। मैं इसलिए एक स्लाइड रन करूँ। ऑडिट प्रोग्राम्स स्टॉक्स आर इन एग्जिस्टेंस। हम ये देखेंगे कि जो स्टॉक्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपनी के प्रेमिसेस में या नहीं है। देखिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ एनी इंस्ट्रक्शंस टू स्टाफ टू मेथड ऑफ स्टॉक टेकिंग एंड एग्जामिन द एडिक्वेसी। हम ये देखेंगे कि क्लाइंट की जो टीम है जो स्टॉक्स को मेंटेन करती है उसको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने स्टॉक्स को कैसे जो है अकाउंट फॉर करना है और क्या वेदर जो मेथड जो है वो एडिक्वेट है या नहीं है। टूवर्ड द प्रेमिसेस विद द पर्सन इन ओवरऑल इंचार्ज एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, आप क्लाइंट के प्रेमिसेस को जहाँ पे स्टॉक्स वो मेंटेन कर रहा है वहाँ पे आप विजिट करेंगे और उसका आप और आपके साथ जो है क्लाइंट का एक जो है जिम्मेदार जो है रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर साथ होना चाहिए। ascertain that quantity is being accurately recorded। हम ये देखेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो रही है, इसमें मेथड जो अप्लाई हो रहे हैं वो इन अकॉर्डिंग विद IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या नहीं है। ensure that issuance of stock sheet has been properly recorded, MRF, GRN और GIN। देखिए MRF stand for material requisition form,
GRN स्टैंड फॉर गुड रिसीट नोट एंड GIN स्टैंड फॉर गुड इशू नोट। MRF जो होता है वो कोई सा भी डिपार्टमेंट जो होता है इदारे का, क्लाइंट का, वो जनरेट करता है, जिसको से कि रॉ मटेरियल्स किसी प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए एक रिक्विजिशन को जनरेट करता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ मटेरियल्स we need to produce, say 10 units or 100 units. That material requisition form is signed by the departmental in charge, and then it is forwarded for issuance of stores. GRN stand for good receipt note। जैसे आप वेंडर्स से आपके पास कोई चीज आती है, कोई स्टॉक्स आते हैं, तो आप उसको गुड रिसीट नोट, एक कार्ड होता है, उसके ऊपर आप इसको एंटर करते हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर्स वापस आते हैं, तभी आपको GRN आपको इसमें जो है ना फिलअप करना है, रिकॉर्ड्स में रखना है। एंड GIN का मतलब है कि जो भी स्टोर्स इशू होंगे, इशू टू प्रोडक्शन, या कोई चीज अगर वापस जाती है वेंडर को, तो वहां पे आपका गुड इशू नोट आपका जो होगा वो उस पे आप इसकी जो है डिटेल्स आप एंटर करेंगे। चेक द स्टॉक्स इन ट्रांजिट रिसीट आफ्टर क्लोजिंग डेट। हम ये देखेंगे कि अगर कोई 30 जून के बाद, अब सी बात है कि जब हम स्टॉक्स को इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कट ऑफ डेट तो हमारी 30 जून है। हम देखेंगे कि क्या उसके बाद कोई ऐसे स्टॉक्स होने हैं जो कि हमारे पास फाइनेंशियल ईयर कंक्लूजन के बाद रिसीव हुए हैं। Ensure that cut-off procedures are properly operated by testing items of sales returns, purchases, or position to ensure that items are excluded or included as necessary. अगर आपके पास क्लाइंट का किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक पड़ा है, फॉर एग्जांपल सेल्स के केस में, तो हम ये देखेंगे कि हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे एज एन ऑडिटर कि वो जो स्टॉक्स हैं दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक शीट्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, उसको इंश्योर करेंगे। और अगर हमारे पास परचेजेस हैं, हमारे पास स्टॉक्स में चीज़ें आनी है, तो हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वो चीज़ें जो हैं वो स्टॉक्स की शीट में शामिल हैं। और इसकी डिटेल्स हमें किससे मिलेंगी? हमें इससे क्लाइंट्स के साथ मिलेंगी। ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम थर्ड पार्टी इफ दे मेंटेन स्टॉक ऑफ द कंपनी इन देयर प्रेमिसेस। अगर कंपनी का स्टॉक जो है कुछ पड़ा हुआ है, वेंडर के साथ पड़ा हुआ है, और दैट अमाउंट इज मटेरियल, तो आपको क्या करना होगा कि वो आपको अपने क्लाइंट से एक लेटर लेना होगा, एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपका स्टॉक जो थर्ड पार्टी के साथ लाई कर रहा है। इन्हीं इस सेक्शन को जो है, अब ये देखिए, ये तो इसको हमने एक जनरली डिस्कस कर लिया। अब जो स्टॉक्स को की जो असर्शंस होती हैं, मतलब जो इस चीज़ को बाकायदा ऑडिट प्रोग्राम को अब फिजिकली जब हम इसको करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो अब ये सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ओनरशिप, आपका क्लाइंट जो बता रहा है कि मेरे पास ये स्टॉक्स हैं, ये मेरी ओनरशिप है, अब आपने उसको ऑथेंटिकेट करना है। आप ये देखेंगे कि आपके किसी क्लाइंट के प्रेमिसेस में जो किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक तो नहीं पड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने कुछ चीज़ें सेल कर दी हैं, वो बुक से तो आउट हो गई हैं, लेकिन प्रेमिसेस में पड़ी हुई हैं। अब आपने ये इंश्योर करना है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी का स्टॉक है, तो दैट इज़ प्रॉपर्ली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक शीट्स ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है जी। और फिर आपने ये देखना है कि स्टॉक्स आर एक्सक्लूडेड, आपने वो स्टॉक जो है एक्सक्लूड हो गए हैं फ्रॉम क्लाइंट की शीट से। और अगर स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के स्टॉक पड़े हुए हैं और वो मटेरियल अमाउंट के हैं, तो आप इसके लिए एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे क्लाइंट से कि आप हमें ये एक सर्टिफिकेट दे दें कि ये जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं आपके प्रेमिसेस के अंदर, ये आपके नहीं है, ये किसके हैं? ये थर्ड पार्टी के हैं, जिसको आप ऑलरेडी सेल कर चुके हैं। इसके अंदर एक और एसेशन होती है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है जो 30 जून को आपके पास स्टॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि आप जब भी स्टॉक टेकिंग में जाएंगे, आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी, से कि वो 50 आइटम है, 60 आइटम है, 70 आइटम्स हैं। पूरी लिस्ट आपको प्रेमिसेस में क्लाइंट अपने देगा कि मेरे प्रेमिसेस में ये 70 काइंड ऑफ मटेरियल्स या 70 काइंड ऑफ स्टॉक्स मेरे पास पड़े हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने उसमें से रैंडमली चेक करना है, उसकी अटेंडेंस मार्क करनी है। दूसरी बात ये है कि आपने ट्रेस करना है कि तमाम आइटम सिलेक्टेड, फॉर एग्जांपल अब आपने उसमें से जो लिस्ट आपके पास है, जो आपने 8 से 10 सैंपल लिए हैं, 15 सैंपल लिए हैं, 20 सैंपल लिए हैं, अब आपने उसको फिजिकली वहाँ पे चेक कर लिया कि वेदर ये इतनी ही तादाद में या इतने ही वॉल्यूम में आपके क्लाइंट के प्रेमिसेस में पड़े हैं। देन आपको वही जो 15 या 20 आइटम जो आपने सेलेक्ट किए हैं आउट ऑफ से 70 आइटम्स, वो 20 आइटम्स क्या फाइनल स्टॉक शीट में अपीयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड इफ देयर इज एनी डिफरेंस, तो वहाँ पे आप जो है क्लाइंट से क्या करेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे कि ये डिफरेंसेस हैं, से कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज में ये डिफरेंसेस हैं, से कि जो है मे बी के क्वांटिटी में हो सकता है, उनकी वैल्यू में हो सकता है।
इसमें एक असर्शन ये होती है कि आप देखेंगे कि क्या किसी क्लाइंट आपके क्लाइंट ने कोई प्रोविजंस तो नहीं की स्टॉक के मुतालिक। तो आप क्या करेंगे कि आप तमाम डिटेल्स उससे ऑब्टेन करेंगे कि आपने स्टॉक्स की प्रोविजंस लिए हैं तो क्यों लिए हैं, ठीक है? देन आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे। आप उसके स्टॉक्स को, किसके, क्लाइंट के स्टॉक्स को उसके प्रेमिसेस में रिव्यू करेंगे। आप ये देखेंगे क्या उस उन स्टॉक्स के अंदर कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, कोई चीज़ स्लो मूविंग तो नहीं है, या कोई चीज़ जो है ऑब्सोल्यूट तो नहीं है। अब स्टॉक्स के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, स्लो मूविंग, डैमेज्ड या ऑब्सोलीट। तो देखना ये पड़ेगा कि तीनों जो आपकी 3 काइंड ऑफ आइटम है, दे आर जो है ना प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड की गई हैं। ये एज़ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंटरी वैल्यूएशन ये जो है इसको करना पड़ता है, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो आपकी स्लो मूविंग होती है, जिनकी बहुत कम टर्नओवर होता है प्रोडक्शन में, या जो आपके पास स्टॉक्स में पता नहीं कब से पड़ी होंगी, कुछ चीज़ें डैमेज हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो आपकी क्या हो जाती हैं, स्लो मूविंग, डैमेज एंड ऑब्सोलीट। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनका आजकल यूज़ ही कोई नहीं है, पुराने आइटम्स होती हैं। सो आपने उनको चेक करना है। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है वैल्यूएशंस, एक और इसकी सेक्शन है दैट इज़ व्हाट वैल्यूएशंस। अब आपने क्या करना है कि स्टॉक शीट्स के अंदर आपने टेस्ट करना है कि कौन सी चीज़ें एडिशन हुई हैं और कौन सी चीज़ें आपकी डिलीशन हो गई हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आई हैं, कौन सी चीज़ें यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं। फिर आपने उनकी वैल्यूज़ को चेक करना है। फिर आपने उनकी वैल्यूएशन को चेक करना है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो जो मेंटेन हो रहे हैं, वो देखिए आईएसए 2 जो है, आईएएस 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि आपके इन्वेंटरीज जो हैं दैट शुड बी वैल्यूड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड और एनआरवी, कि जो भी स्टॉक्स की कॉस्ट होगी एक चीज, या एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी लेसर साइड पे होगी, लोअर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो आपके इन्वेंटरीज उसके ऊपर वैल्यू किए जाने चाहिए। अब इसके अंदर मेथड्स होते हैं। आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है FIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO और एवरेज कॉस्टिंग। अब ये देखेंगे कि आपके जो क्लाइंट है वो अपने स्टॉक्स को किस मेथड के साथ जो है वो वैल्यू कर रहा है अपनी स्टॉक शीट्स के अंदर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और फिर ये देखा जाएगा कि क्या वो मेथड जो है वो क्या वो वेदर दे आर अप्लाइड करेक्टली, or either or whether or not those methods, I'm talking about FIFO, LIFO or average costing, are acceptable and in accordance with international accounting standards। और तीसरी चीज इसमें हम ये देखेंगे कि आपके जो ये मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, इधर इट इज LIFO, इट इज FIFO और इधर इट इज एवरेज कॉस्टिंग, either they are being applied by your client on the consistent basis, why not। देखिए अकाउंटिंग की एक assumption होती है कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी अप्लाइड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो हम ये देखेंगे कि कोई मेथड जो है, जो भी इसमें आपका क्लाइंट ने ऑप्ट किया है, क्या वो कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो चीजें आ जाती हैं, क्या ना उसको उसमें हमने फर्दर देखना है कि अब आप इसमें एक और हमारी सेक्शन थी कट ऑफ। हम जब अपने रिजल्ट्स को कट ऑफ करेंगे, अपने जो रिव्यू करेंगे रिजल्ट्स को कट ऑफ डेट क्या होती है 30 जून। अगर जिस भी किसी कंपनी का वो हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो कट ऑफ डेट क्या होती है, वो 30 जून होती है। हम कट ऑफ प्रोसीजर्स को कैरी आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटर्स, विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिटर्स। इसके बाद एक और सेक्शन है प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स। अब हम ये देखेंगे कि जनाब इंश्योर करेंगे कि पेमेंट्स ऑन अकाउंट। देखिए ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि हमने स्टॉक्स या कोई भी चीज जो हमने लिया वो क्रेडिट पे ली है, तो पेमेंट्स ऑन अकाउंट आर प्रॉपरली प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद आईएएस। अब देखिए आईएएस के मतलब पेमेंट्स को हम कैसे इंश्योर करेंगे। अब अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है एक्रूवल। एक्रूवल क्या होता है कि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, वेदर और नॉट कैश देयर अगेंस्ट हैज बीन रिसीव्ड और पेड। आपकी इनकम अगर जनरेट हो गई है, अर्न कर लिया आपने, इधर आपने उसके अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं किया, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस अगर आपने अकर कर लिया है, इनकर कर लिया है, वेदर और नॉट उसके अगेंस्ट आपने कोई पेमेंट की है यानी कि आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। सो एंश्योर पेमेंट्स ऑन अकाउंट आर प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन करके, कंसीडर वेदर देयर आर एनी आइटम्स which need to be included in the letter of representation। इस सब के बावजूद अगर कुछ चीज रह जाती है तो हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि वो जनाब हमारे साथ क्या करे कि हमारे साथ जो है उसको रिटन रिप्रेजेंटेशन दे, उनकी ये चीज जो है दैट इज टॉल नीड जो है इसको चाहिए, इसकी अटेंशन चाहिए। और अगर उस पर ऑडिटर एज एन ऑडिटर आपसे क्या मांगेंगे, आप उसे रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉक्स का ये जो ऑडिट प्रोग्राम है ये आपको समझ आया होगा। इसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।